गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड पेपर सेकंड। और आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग एवं फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधार क्या क्या किए गए हैं। इसके पहले भारत बैंकों का राष्ट्रीयकरण को मैंने आपको पीडीएफ के माध्यम से शेयर किया था। इसको भी मैं लगभग तीसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ, 2 बार में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, तो चलो एक बार फिर से ट्राई कर रहे हैं। तो इसमें हम बात करेंगे भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के प्रमुख दोष या समस्याएं क्या क्या है और उनके लिए और वित्तीय क्षेत्र के सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो फर्स्ट है निम्न लाभदायकता। तो ऋण क्रियाओं में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं, दुरुपयोग और धोखाधड़ी के और बढ़ती परिचालन लागतों के कारण भारतीय बैंकों की लाभप्रदता में कमी आई है। इनके अलावा अनर्जक संपत्तियों में वृद्धि होती जा रही है। और अनर्जक संपत्तियां कौन कौन सी है कि मुकदमा दायर खाते तथा अर्थात कानूनी कार्रवाई या वसूली की कार्रवाई आरंभ कर दी गई हो, वापस लिया गया ऋण और डिक्री वाले ऋण अर्थात मुकदमा दायर करने के बाद कुड़की के आदेश ले लिए गए हों या अशोध्य संदिग्ध ऋण आदि इसमें आते हैं। निम्न पूंजी पर्याप्तता अनुपात भी है। सबसे पहली बात तो हम देखें कि मार्च 1993 तक तो भारतीय बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी के मापदंड के रूप में कोई भारित जोखिम संपत्ति अनुपात की व्यवस्था ही नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रत्येक बैंक के लिए ये 9% निश्चित किया गया। और उसके बाद में जब ये लाया गया 1993 में सुधार के पश्चात, तब इसको फिक्स किया गया। इसके अलावा स्थिति विवरण का ऊपरी दिखावा है। वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक अपनी अंतिम सप्ताह में जमा राशि में कृत्रिम वृद्धि कर देते हैं और स्थिति विवरण का झूठा विवरण दिखाते हैं। ऋण देने में ये पक्षपात करते हैं और उससे भी बैंकों की वित्तीय स्थिति कमजोर हो जाती है, क्योंकि कई बार ऋण अप्राप्य ऋणों में बदल जाते हैं। निम्न कोटि के ऋण निवेश भी हैं। इसके अलावा बैंक जरूरत से ज़्यादा सट्टे में लिप्त हैं, शेयर बाजार के सट्टे में लिप्त हैं और इससे वो जनता की जमा राशि का दुरुपयोग कर रही हैं। जैसे कि हमने सुना कि हर्षद मेहता और अन्य दलालों द्वारा किए गए प्रतिभूति घोटाले, इनमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों ही प्रकार के बैंकों की भूमिका खुलकर सामने आई थी। इनके अलावा खातों के रखरखाव में भी अनियमितताएं पाई गई है और बैंक रुग्ण इकाइयों के रूप में विद्यमान है अभी भी। हालांकि कई बैंकों को बंद कर दिया गया या उनका विलय किया गया या परिसमापन कर दिया गया। जैसे कि हम इसमें देखें कि 1985 और 91 के दौरान 10 बैंकों का विलय हुआ, 3 का बंद कर दिया गया और 122 परिसमापन में थे। इनके अलावा न्यू बैंक ऑफ इंडिया का भी 1993 में पीएनबी में विलय कर दिया गया। इस प्रकार से जो राष्ट्रीयकृत बैंक थे वो 20 थे, उनकी जगह पर 19 रह गए थे, किंतु वर्तमान में तो ये और भी कम है, लगभग 12 के आसपास है। क्योंकि और इनके अलावा जो जैसे एसबीआई ग्रुप था, एसबीआई ग्रुप कौन सा था, एसबीबीजे, एसबीआई त्रावणकोर, एसबीआई पटियाला, ये सब जो इनके ग्रुप थे, इनको क्या किया गया कि 1 अप्रैल 2017 के बाद से इनका सिर्फ एसबीआई में विलय कर दिया गया। इनका समापन हो गया है एक तरीके से, ये एसबीआई में मर्ज हो गए हैं। इनके अलावा जो राजस्थान बैंक था उसका क्या किया गया, अगस्त 2010 में उनका विलय किसमें कर दिया गया, आईसीआईसीआई बैंक में कर दिया गया। इस प्रकार से रुग्ण इकाइयों का भी विलय कर दिया गया है या समापन किया गया है या परिसमापन में है वो, तो सुधार कार्यक्रम तो किए जा रहे हैं। इनके अलावा अपर्याप्त सामाजिक बैंकिंग है और दोहरा नियंत्रण है। दोहरा नियंत्रण किस प्रकार, एक तो प्रशासनिक और राजनीतिक दबाव, सरकारी हस्तक्षेप को झेल रहे हैं बैंक। इसके अलावा रिजर्व बैंक के जो कार्यक्रमों के दिशा निर्देश है या सर्कुलर्स है उनको भी झेल रहे हैं, तो उन पर एक तरीके से दोहरा प्रभाव पड़ रहा है। अब इनके सुधार के लिए नरसिम्हन समिति ने अपनी रिपोर्ट दी 1991 में। उसके अनुसार ये किया गया कि बैंकिंग ढांचे में 3 या 4 बैंकों का पुनर्गठन किया जाए, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हो। इसके अलावा 8 से 10 राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का जाल देश भर में बिछाया जाए और वो सार्वभौमिक यूनिवर्सल बैंकिंग पद्धति पर कार्य करे। स्थानीय बैंक परिचालन क्षेत्र सीमित हो और ये सारे सुधार के कार्य दिए गए, जैसे सीआरआर को घटाया गया, एसएलआर को भी कम करने के लिए कहा गया और ये सब किया भी गया है। प्राथमिकता क्षेत्र को पुनः परिभाषित करने के लिए कहा गया
बैंकों को समान रूप वाली लेखा पद्धति अपनाने पर जोर दिया गया। तुरंत पत्रों में ट्रांसपेरेंसी के लिए, ऋण वसूली प्रक्रिया के लिए विशेष अदालतें खोलने के लिए कहा गया। प्रत्येक अलग बैंक को अधिकारियों की भर्ती की अनुमति के लिए कहा गया। कंप्यूटरीकरण को बढ़ावा, विदेशों में परिचालन को तर्कसंगत बनाए रखा जाना तथा विदेशी बैंकों को भी भारत में शाखाओं या सहायक कंपनियों के रूप में खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए और उनसे भी वही अपेक्षा ही की जाए जो भारतीय बैंकिंग से की जाए। इसके अलावा इस आयोग की सिफारिश क्या थी कि बैंकिंग आयोग की स्थापना की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये बहुत सारे सुधार कार्य किए गए। इस समिति के अनुसार ये सारे उपाय किए जाने के लिए कहा गया। इनके अलावा बैंकिंग प्रणाली में जो नवीन सुधार हुए वो क्या क्या हुए, फिर वो ये हुए कि पूंजी पर्याप्तता मानक को अपनाया गया और अप्रैल 1992 में बनाए गए मानक जिनको 1996 से पालन किया जाना था। अब सभी बैंकों को 9% पूंजी पर्याप्तता अनुपात रखना होता है। इनके अलावा पुनः पूंजीकरण पर भी जोर दिया गया और इनके लिए सरकार स्वयं ऐसे बैंकों को पूंजी में योगदान दे रही है जो कि 9% पूंजी पर्याप्तता अनुपात नहीं रख सकते हैं। और 1993 से 94 के मध्य जो 19 राष्ट्रीयकृत बैंक थे उनकी पूंजीकरण के लिए 5700 करोड़ रुपए सरकार ने दिए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का आंशिक निजीकरण भी किया गया। इनके अलावा विवेकपूर्ण लेखांकन मानदंड अपनाए गए। ऋणों की वसूली के लिए रिकवरी ऑफ डेब्ट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 की स्थापना की गई। बैंकों की शाखाओं संबंधी स्वतंत्रता उनको दी गई जिन्होंने जो 3 वर्षों से लगातार लाभ कमा रहे हैं, जिनकी पूंजी पर्याप्तता का मानदंड भी 9% प्राप्त कर लिया है। एनपीएस जिनके 15% से कम है और कम से कम 110 करोड़ की निधियां रख रहे हैं, उन्हें नई शाखाएं खोलने, उनका विस्तार करने की छूट दे दी गई है। इसके अलावा ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त घाटा होने पर ऐसी शाखाओं को बंद करने की भी अनुमति उनको मिल गई है। निजी क्षेत्र में भी बैंकों का भी प्रवेश बढ़ाया गया है। इनके अलावा पर्यवेक्षण विभाग की स्थापना 22 दिसंबर 1993 में रिजर्व बैंक ने की, जो कि लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और धोखाधड़ी जैसे मामलों सहित विशेष जांच, निगरानी और परीक्षण निरीक्षण जैसे कार्य करता है। वित्तीय पर्यवेक्षण के लिए भी बोर्ड बनाया गया। बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन BFS की स्थापना की गई। दोषी ऋणियों का प्रकटीकरण करने के लिए कहा गया कि 1 करोड़ से अधिक या उससे अधिक बकाया राशि रखने वाले बैंक के चूककर्ताओं डिफॉल्टर ऋणियों से संबंधित सूचना प्रकट की जाए। बैंकिंग लोकपाल योजना को लाने के लिए कहा गया, ग्राहकों की शिकायतों के तुरंत और सस्ते निपटान के लिए, और यह योजना जून 1995 से चल रही है और देश के महत्वपूर्ण केंद्रों पर बैंकिंग लोकपाल की भी नियुक्ति की गई है। बैंक धोखाधड़ी जांच के लिए केंद्रीय बोर्ड बनाया गया है। संघीय प्रबंध किए गए हैं। उदारीकरण ऋण मानदंड बनाए गए हैं। बैंकों की कार्यविधि को सरल बनाने के उपाय किए गए हैं और उदार ऋण नियंत्रण के भी उपाय किए गए हैं। अब हम बात करते हैं मनी मार्केट रिफॉर्म्स यानी कि मुद्रा बाजार में सुधार के लिए क्या किया गया। पहले ये बाजार 1990 से पूर्व संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में विभाजित था। ड्यूअल नेचर था इसका और इसके पास भागीदारों की सीमित संख्या थी, उपकरणों की सीमित संख्या थी, छोटा भौगोलिक क्षेत्र था, पूंजी की कमी थी, अति विषम मांग मुद्रा बाजार था, अविकसित बिल बाजार आदि थे। तो इनके लिए भी कई उपाय अपनाए गए। 1985 में चक्रवर्ती समिति और 1987 में विगुल कार्यकारी ग्रुप द्वारा कुछ सिफारिशें दी गई जिनके आधार पर ये उपाय अपनाए गए, जैसे अंतर बैंक भागीदारों का प्रवेश, जमा पत्र, कमर्शियल पेपर, रिपोर्ट्स आदि की स्थापना, डिस्काउंट और फाइनेंस हाउसिंग DFHI की स्थापना, मुद्रा बाजार में अधिक सरलता और गहनता प्रदान करने के लिए, तरलता और गहनता प्रदान करने के लिए मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड्स की स्थापना हेतु व्यावसायिक बैंक और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं को अनुमति देना, बिल बाजार को प्रोत्साहित करने के लिए बिल बट्टा दर में कमी करना आदि। और सरकारी प्रतिभूति बाजार में पहले क्या था, सिर्फ 91 दिन वाले खजाना बिल होते थे। इनके अलावा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी इनमें, तो इनको दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए कि कई प्रकार के खजाना बिल प्रारंभ किए गए, जैसे 14 डेज, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। पहले सिर्फ 91 डेज का ही था। इनके अलावा कुछ नए उपकरणों को जोड़ा गया और लेन देन करने के लिए प्राथमिक व्यापारियों और सैटेलाइट व्यापारियों की एक सिस्टम स्थापित किया गया। एडहॉक तदर्थ खजाना बिलों के माध्यम से केंद्रीय सरकार के बजट घाटे के स्वतः मुद्रीकरण के स्थान पर क्या किया गया, वेज एंड मीन्स स्कीम चालू की गई। इनके अलावा RBI ने मुंबई में सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए सुपुर्दगी बनाम भुगतान यानी कि डिलीवरी वर्सेस पेमेंट सिस्टम शुरू किया। इनके अलावा म्यूचुअल फंड्स में तरलता देने का समर्थन किया, सिर्फ उन म्यूचुअल फंड्स में जो कि सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। इनके अलावा 100% ऋण निधि और FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, विदेशी संस्थागत निवेशों को भी सरकारी प्रतिभूतियों और खजाना बिलों में निवेश करने की अनुमति दी गई।
सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज आय को कर मुक्त रखा गया। सरकारी प्रतिभूतियों के लिए द्वितीयक बाजार भी है, जिसमें लेन देन रिजर्व बैंक के सहायक सामान्य लेजर खातों के माध्यम से होते हैं। इस प्रकार से कई सुधार कार्य मुद्रा बाजार में किए गए। अब पूंजी बाजार के सुधार के लिए भी काफ़ी कार्य किए गए। इसमें इतनी ज़्यादा अपर्याप्तता थी, इतनी ज़्यादा गंभीर कमियां थी कि अनाधिकृत रूप से और अपंजीकृत स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या अत्यधिक हो गई थी और सट्टा कार्यों में लगे थे वो और शेयरधारकों को धोखा देने का कार्य कर रहे थे। धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ गई थी, तो इनके लिए सेबी की स्थापना कर एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय के रूप में की गई। बाजार से इशू पूंजी उगाने वाली कंपनियों के प्रकटीकरण और निवेशक संरक्षण हेतु सेबी के दिशा निर्देशों का पालन करने के अतिरिक्त किसी अधिकारी की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है। स्वामित्व और बोनस इशू पर प्रतिबंध हटा दिए गए। डिबेंचरों को ब्याज मुक्त रखा गया। ऑनलाइन चित्र पर आधारित चीज़ें शुरू की गई। आंतरिक व्यापार को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया और दंडनीय अपराध भी माना गया। तो इस प्रकार से ये सारे सुधार कार्य किए गए। इनके अलावा कंपनियों को अपने निजी शेयर पुनः खरीदने की अनुमति दी गई, लेकिन ये पुनः खरीद जो है वो पेड अप कैपिटल के 25% से कम होनी चाहिए। और भारतीय पूंजी बाजार से संबंधित सभी संस्थाओं और एजेंसियों आदि को सेबी नियमों के अंतर्गत लाया गया। तो इस प्रकार से हम बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के सुधार पढ़ें तो ये 3 पार्ट्स में होंगे। पहला आपका होगा बैंकिंग रिफॉर्म्स, सेकंड आपका होगा मनी मार्केट रिफॉर्म्स और थर्ड जो आपका होगा वो कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स। तो अगर हम बात करते हैं बैंकिंग रिफॉर्म्स की, तो इसमें आपकी आ जाएगी नरसिम्हन समिति। और मुद्रा बाजार की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपकी एक तो आ जाएगी चक्रवर्ती और एक आ जाएगा विगुल ग्रुप या कार्यदल। और इसके अलावा पूंजी बाजार में भी सुधार के प्रयास किए गए। तो ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है।